નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો લોકમંચ ને હું છું જય શર્મા। અત્યારે આખા વિશ્વની નજર ઇઝરાયલ, અમેરિકા અને ઈરાન પર છે। આજે આ યુદ્ધનો ત્રીજો દિવસ અને 16 કલાક પછી દુબઈ અને અબુધાબીમાં ફરી એકવાર બોમ્બવારો શરૂ થઈ ગયો છે। મિડલ ઈસ્ટ યુદ્ધમાં ઇઝરાયલ વિરુદ્ધ હિઝબુલ્લા પણ હવે સામેલ થઈ ગયું છે અને ઈરાને ઇઝરાયેલી અને અમેરિકન લશ્કરી થાનાઓને નિશાના બનાવ્યા છે। ઈરાને હવે જેરુસલેમ, તેલ અવીવ અને કિરિયાતોમાં હુમલા કર્યા છે અને જર્મની, ફ્રાન્સ અને યુકે ઈરાન સામે હવે ડિફેન્સ કાર્યવાહી કરવા માટે તૈયાર છે। તો ઈરાન સાથે યુદ્ધ 5 અઠવાડિયા સુધી ચાલી શકે છે તેવું ટ્રમ્પનું કહેવું છે અને આ જ વિશે ચર્ચા કરીશું। અને આ ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે ગેસ્ટ પેનલમાં જોડાઈ ગયા છે રજત કપૂર કે જેઓ જીઓપોલિટિક્સ રિસર્ચર છે અને ઓમર ગાઝી કે જેઓ વિશ્લેષક છે અને આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે તાહિરા કે જેઓ એક ईरानी नागरिक है। ताहिरा, मोस्ट वेलकम। रजत जी और ओमर जी, आपका भी स्वागत है लोकमंच में। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। ताहिरा, continue with first off, following to some reports of newspapers and all things what happened in Iran, Israel and USA, reports of the death of supreme leader first of Ali Khamenei. How will the newly formed leadership council manage to maintain to control over the IRGC and the regular military? First of all, I want to thank GTBL to be the voice of Iranians that they have not been heard much in India because the population of Iranians living in India is is small. I want to congratulate all Iranians around the world for seeing and this day that the dictator has fallen. He is dead, and I think it was like a dream for Iranians to see this day, and I'm so happy that I'm alive and I witnessed this day. So congratulations to everyone. And regarding your question, I think we are not at all bothered who's going to replace the dictator. We are more concerned about the upcoming days, and we are all supporting the Crown Prince Reza Pahlavi, and we are standing by him, and he is going to help us in the transition period to democracy. उमर, जिस तरीके से हमने पहले भी डिस्कशन की और ये थर्ड डे है, किस तरीके से आप ये वॉर को देख रहे हो और जिस तरीके से अभी ईरान, इराक और यूएस और कौन से कंट्री ईरान को सपोर्ट करके आगे बढ़ सकते हैं और ये वॉर को आप कितना आगे देख रहे हो? मुझे लगता है इसमें दो एंगल समझना बहुत जरूरी है। पहला ये कि ईरान को आपने बोला कि कौन से कंट्रीज सपोर्ट कर सकते हैं, तो दो कंट्रीज जो ईरान को सपोर्ट कर सकते हैं वो है रशिया और चाइना। लेकिन अभी तक सिवाय कंडेमनेशन और सिवाय कुछ बयानों के अभी तक कोई एक्शन कोई नहीं नजर आया कि ईरान की मदद करने के लिए रशिया या चाइना आगे आए हों। तो ईरान काफी हद तक अकेला पड़ गया है इसके अंदर। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, अगर हम इस वॉर को, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि भाई इजराइल और अमेरिका ने गलत किया, वहां पे जाके उनके सुप्रीम लीडर को इस तरह असैसिनेट किया। बेशक हम कह सकते हैं किसी कंट्री में जाकर किसी के लीडर को इस तरह से इलीगली असैसिनेट करना ठीक नहीं है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि ये वॉर 1 मार्च को या 28 फरवरी 2026 को शुरू नहीं हुई है। इसके पीछे बैकग्राउंड है। इसके पीछे जो ईरान की जो हिजबुल्ला और हमास का जो सपोर्ट रहा, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को उन्होंने इनरिच करने की बात करी, और ना सिर्फ इनरिच करने की बात करी, इजराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, यूएस के पास भी हैं, लेकिन ईरान लगातार ये बयान देता रहा कि वो जल्द ही डेथ टू अमेरिका, डेथ टू द वेस्ट, और इजराइल को हम खत्म कर देंगे और तबाह कर देंगे, इस तरह के बयानात आते रहे। तो ये इन सब चीजों को हमें सामने रखकर इस वॉर को समझना होगा। तो मुझे लगता है कि अभी, तीसरा आपका सवाल था कि कितना आगे तक देखते हैं, मुझे लगता है कि अभी 2 से 3 हफ्ते, 4 हफ्ते हम आराम से देखेंगे कि ये भी चलने वाला है, क्योंकि आईआरजीसी काफी स्ट्रांग है, उसके पास भी बहुत वेपन्स हैं, और वो चारों तरफ उनको जितने 6-7 अरब कंट्री है उन पे मार रहा है। तो ईरान को अभी तक हम कमजोर समझने की गलती ना करें, और अभी ये जंग मेरे ख्याल से अभी चलने वाली है, और गल्फ कंट्रीज अभी काफी उन्हें लड़ना होगा ईरान के साथ। ये मेरा मानना अरे है। जी,
रजत, जिस तरीके से अगर जियोपॉलिटिकली हम इसको देखने जाए तो जिस तरीके से वॉर आगे बढ़ता ही जा रहा है, पहले तो सिर्फ ईरान, इजराइल और यूएस था, अब उसके अंदर यूएई भी आ गया है। और जिसका सबसे ज्यादा से ज्यादा ऑयल, क्रूड ऑयल के जितने भी टैंक्स है वहां पे, अगर वहां से कोई भी पास हो रहा है तो वो टैंक को टारगेट किया गया है, और टारगेट करना अभी भी जारी है। तो उसको लेकर आप किस तरीके से देख रहे हो वॉर, इवन यूएई को लेकर भी? जी हाँ, आशा करता हूँ कि मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही होगी वहाँ जी। पे। जी, तो आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा और मैं उमर गाज़ी जी के साथ में बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये वॉर मुझे आने वाले 1-2 हफ्ते तक तो ख़त्म होता दिखता नहीं है, क्योंकि इट इज़ अ मेजर एस्केलेशन जहाँ पे कम से कम 8 से 9 कंट्रीज़ इन्वॉल्व्ड हैं और उनके अलावा भी काफ़ी प्रॉक्सीज़ इसमें इन्वॉल्व्ड हैं। तो अमेरिका हो या कोई भी अदर सुपर पावर हो, इट वुड नीड सर्टेन टाइम। उनको एक सर्टेन टाइम चाहिए इस एस्केलेशन को डी-एस्केलेट करने के लिए। सो कम से कम 4 से 5 हफ्ता हम पकड़ के चलते हैं। पॉसिबली ये उससे ज्यादा खिंच सकता है, लेकिन अब हमको जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से ये देखना है कि इस वॉर का हमारी जिंदगी पे क्या असर पड़ने वाला है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अब क्रूड प्राइजेस पे काफी इम्पैक्ट आने वाला है, और जो कि देखा जा चुका है। मेरे पास में स्टैट्स हैं अभी, और काफी शॉकिंग स्टैट्स हैं। फेब्रुवरी के पूरे महीने में सारे क्वार्टर में जो ब्रेंट क्रूड का जो पर बैरल प्राइस था, वो राउंड अबाउट $57.7 के आसपास था, जो कि काफी कम था, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बाद में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके बाद में ब्रेंट क्रूड काफी बढ़ गया था। और अभी अभी हाल ही में वो प्राइजेस नीचे आना शुरू हुए ही थे कि 2 मार्च को, अगर मैं आज की बात करूं, तो ब्रेंट क्रूड का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट $80 टच हो गया है। तो वंस अगेन हम लोग एक हिस्टोरिक हाई पे पहुंच चुके हैं। और अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की कोशिश करता है या वहां पे मेजर डिसरप्शंस आते हैं, तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये सेम ब्रेंट क्रूड का जो प्राइस है वो 90 से $100 आराम से पहुंचेगा, $100 से भी ऊपर जा सकता है। तो डायरेक्टली कंज्यूमर प्राइजेस पे, मेटल्स पे, कमोडिटीज पे, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और एक और फैक्टर जो हम नहीं देख रहे हैं वो है आपका शिपिंग कॉस्ट, क्योंकि आपका इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा। क्योंकि जब भी कोई मालवाहक जहाज इन क्षेत्रों से गुजरता है जहां पे हाईली वॉलिटिलिटी है या फिर जहां पे हाईली इंस्टेबिलिटी है, तो इंश्योरेंस कंपनीज उन लोगों को इंश्योरेंस इजीली प्रोवाइड नहीं करती है, और अगर इंश्योरेंस प्रोवाइड भी करती है तो ड्यू टू द रिस्क फैक्टर वो इंश्योरेंस के प्रीमियम्स बहुत हाई होते हैं और वो डायरेक्ट कॉस्ट कंज्यूमर्स को आने वाला है। तो ये एक मेजर इम्पैक्ट है। Ira, how are Iran's primary proxies like Hezbollah in Lebanon, the Houthis in Yemen, and various militants in Iraq are responding to the loss of their central coordinator? Will they act independently or wait for a unfilled command? Let me tell you, as far as I know, in Iraq, um, the dictator Ali Khamenei was not widely accepted by Shia Muslim. In Iraq, Ayatollah Sistani is in power, and there are Shias that they believe in him, and Ayatollah Sistani was against dictator Ali Khamenei. So there might be some radicals that they might be thinking that they can do or they can take revenge or whatever, but they cannot, they do not have that much of financial support and the support that they used to get from the regime today. So now they are confronting USA, Israel, and the whole world, and definitely they cannot stand, and they cannot protect Iran and stand with this regime. उमर, इज़राइल और ईरान अभी टेंशन में है। यूनाइटेड स्टेट्स की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से क्या ये फुल फ्लेज रीजनल वॉर बन सकता है अगर देखा जाए तो, और इससे मिडल ईस्ट अलायंस पर क्या इफेक्ट हो सकता है और क्या इफेक्ट हो रहा है अभी? देखिए, फुल फ्लेजेड वॉर तो मेरे ख्याल से ये बन ही चुका है, नंबर वन। फिर आपने कहा मिडिल ईस्ट अलायंसेस। अभी तक गल्फ नेशंस एक दूसरे के फ्रेंड थे, यूएई, सऊदी अरेबिया, लेकिन उनमें फ्रिक्शन था कहीं ना कहीं। सऊदी अरब के यूएई से मतभेद थे, यूएई के बहरीन से मतभेद थे, कुवैत और कतार के अपने कुछ तरीके हैं, बहरीन अलग है। लेकिन जिस तरह ईरान ने रिएक्ट किया और उन्होंने 24 घंटे या शायद उससे भी कम में 6-7 कंट्रीज पे उन्होंने बम दागे, तो एक अनसेड अलायंस
बनता नजर आ रहा है ऑफ गल्फ कंट्रीज, ऑफ अरब नेशंस यू कैन से। और वहां पर एक शिया सुन्नी डिवाइड भी है, जाहिर सी बात है, लेकिन शिया सुन्नी डिवाइड के बावजूद भी सुन्नी कंट्रीज जो थे, जो अरब कंट्रीज थे, उनमें आपस में कहीं ना कहीं मतभेद थे। लेकिन अभी वो सब मतभेद भुलाए जा चुके हैं और सऊदी अरेबिया ने कहा है कि हम अमेरिका का साथ देने के लिए तैयार हैं। यूएई जो है वो अमेरिका का इसराइल का साथ दे रहा है। तो कम से कम 6-7 कंट्रीज हैं जो इस वक्त पूरी तरह आपस में जुड़ चुके हैं और एक अनसेड पैक्ट दिख रहा है मुझे बनता हुआ। तो और इसी रीजन से ईरान ने टर्की पे अभी तक अटैक नहीं किया, जबकि वहां पर भी यूएस के बेसिस हैं। अभी 2 दिन पहले मैं टर्की में था, इस्तांबुल एयरपोर्ट पे। इस्तांबुल से मेरी फ्लाइट थी कुवैत एयरपोर्ट की। तो कुवैत एयरपोर्ट पे मुझे जाना था और वहां से दिल्ली की फ्लाइट थी। तो लेकिन जैसे ही मैं फ्लाइट बोर्ड करने वाला था तभी ये पूरा युद्ध शुरू हो गया। तो मैंने वो फ्लाइट बोर्ड नहीं करी और 3-4 घंटे बाद ही कुवैत एयरपोर्ट को उड़ा दिया गया। तो मैं काफी भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं भारत आ पाया, वरना अगर मैं उस एयरपोर्ट पे होता तो कुछ भी हो सकता था। तो लेकिन टर्की को उन्होंने अटैक नहीं किया, क्यों? क्योंकि टर्की नेटो का पार्ट है, यूरोप का पार्ट है। तो अगर वहां से वो ट्रिगर हुआ, पूरा यूरोप फिर इन्वॉल्व हो जाएगा। तो टर्की पर उन्होंने अटैक नहीं किया, लेकिन बाकी अरब कंट्रीज का एक अलायंस बन रहा है। और मुझे नहीं पता कि ये अलायंस कितना स्ट्रांग होगा, कहां तक जाएगा, सिर्फ वॉर तक सीमित रहेगा या वॉर के आगे भी जाएगा, अभी कहना मुश्किल है। लेकिन एक अलायंस बनता दिख रहा है साफ साफ। रजत, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स की बात करें तो वो उसका होल्ड अभी ईरान के पास है। और अभी की स्थिति क्या है? अगर ये होल्ड अगर ईरान छोड़ देता है तो क्या हो सकता है? देखिए, पहली बात तो हमको ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे पूरी तरीके से ईरान का हॉल्ट नहीं है, क्योंकि उसका मेजॉरिटी जो है वो ओमानी वाटर्स में भी आता है और इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ के द्वारा भी संचालित है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। लेकिन हमको ये फैक्टर इन करना है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि ईरान उसके नॉर्थ कॉर्नर पे है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस के नॉर्थ कॉर्नर पे ईरान एज अ कंट्री है। तो उसको एक अनबीटेबल जियोग्राफिकल एडवांटेज है, वो उनका एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है जो वो यूज कर सकते हैं वहां पे डिसरप्शन लाने के लिए। क्या वो पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस को चोक कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि when we talk about the military capabilities, Iran, yes, it can disturb the Strait of Hormuz, but वो उसको पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं कर सकता है। लेकिन उसको अगर वो थोड़ा भी डिसरप्शन करता है तो इट वुड हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी, क्योंकि मोर देन 1/4 ऑफ योर ग्लोबल क्रूड ट्रेड हैपेंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्ट्रेट। और दूसरी बात अगर मैं करूं तो आपका एक चौथाई आपका जो एलएनजी का व्यापार है वो कतर उस ट्रेड रूट से करता है। तो ईरान क्या उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर सकता है? नहीं। क्या ईरान उसको डिस्टर्ब कर सकता है? तो यस। तो इस पे हमको एक कड़ी नजर रखनी पड़ेगी कि ईरान के आने वाले दिनों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस को लेकर के क्या रवैया है और वो और क्या करना चाहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस को डिस्टर्ब करने के लिए। तो सारे जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट जो हैं अभी वो ज्यादातर इसी चीज पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी सीधी तरीके से जिंदगी को इम्पैक्ट करता है। इसमें एक और चीज मैं ताहिरा, कहना चाहूंगा कि जी 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 इसमें एक उमर। चीज ऐड करना चाहूंगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज को काफी हद तक ईरान ने डिस्टर्ब किया है। और जहां तक खबरें आ रही हैं, सिर्फ ईरानी और चाइनीज जो शिप्स हैं वहां से पास हो पा रहे हैं, बाकी शिप्स को जो है परेशान किया जा रहा है, इसकी भी खबरें आ रही हैं। Tahira, can nation like Oman or Qatar still facilitate ceasefire, or has the regime change objective started to by the US and Israel made diplomacy impossible? As I have already mentioned, there is no possibility of renegotiating with Iran, and I think today the Iranian officials they have mentioned that we won't go for negotiation, as I mentioned, our focus is not on what they are going to do. As a nation, we have made our decision. We are paving the path for the new government, and as I mentioned, our Crown Prince Reza Pahlavi is going to help us in this transition. उमर, जिस तरीके से हमने पहले बात की कि अब ये जो वॉर है वो एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गया है, अगर इसको हम इकोनॉमिकली ग्लोबली देखते हैं और स्पेशली फॉर इंडिया, तो अगर ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा चल रहा है तो ऑयल सप्लाई, शिपिंग रूट्स और साथ में ग्लोबल मार्केट पर कितना इफ़ेक्ट हो सकता है और कितना इफ़ेक्ट अभी तक हुआ है और आगे कितना
डैमेज हो सकता है, और साथ में ही खासकर इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए? मुझे लगता है इस पे रजत ने काफी अच्छे से बात कर ली है कि ऑयल पे क्या असर पड़ेगा और इंडिया पे क्या असर पड़ेगा। मुझे लगता है बात वही है कि क्रूड ऑयल सबसे बड़ा इस वक्त लिक्विड गोल्ड है, और उसकी प्राइसेस जैसे बढ़ती हैं तो हर चीज की प्राइस बढ़ती है। और ईरान ना सिर्फ ये कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल करता है, बट कि खुद भी एक ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री है। हालांकि उस पर सैंक्शंस थे बहुत ज्यादा, बट इट इज एन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, एंड अपने आप में उसके पास काफी रिजर्व्स हैं, ऑयल रिजर्व्स। तो जिसकी वजह से, सैंक्शंस की वजह से उसकी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं थी। तो मुझे लगता है कि अभी ये इस वॉर की वजह से अब सैंक्शंस कैसे लगेंगे, अगली रेजीम कैसी होगी, उसका अमेरिका से क्या रिलेशन होगा, वो अभी कहना मुश्किल है। लेकिन करंटली एज ऑफ नाउ मुझे लगता है अगले 1 महीने 2 महीने में, जैसे रजत ने कहा, ऑयल प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, और ऑयल के साथ साथ हर चीज का फिर प्राइस बढ़ता है, क्योंकि शिप्स जो हैं उस ऑयल पर चलते हैं, उसी से ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रेड होती है। तो आई थिंक इकोनॉमिकली द होल वर्ल्ड मे गो इनटू अ रिसेशन, may go into some sort of inflation, economic inflation। तो उस सब के लिए हमें तैयार रहना होगा। तो आई थिंक दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। उमर, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि ये वॉर और भी आगे बढ़ सकता है, अगर ये वॉर आगे बढ़ रहा है तो जिस तरीके से हमने इकोनॉमिकली सब डायमीटर्स देखे, किस तरीके से क्या हो सकता है, कौन सी कंट्री पे क्या इफेक्ट हो सकता है, पर अगर ये वॉर और भी ज्यादा लंबा खींच रहा है, अगर लंबा हो रहा है, तो ईरान, इराक और इजराइल और उसके साथ साथ सऊदी, अब और कौन कौन इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं? इंक्लूड की जहां तक बात है, तो वो कंट्रीज इंक्लूड हो सकते हैं जहां पर यूएस के बेसिस हैं, यूएस के एयर बेसिस हैं, क्योंकि उन्हीं को ईरान निशाना बना रहा है। और ईरान ने खास तौर पे बोला है कि हम पाकिस्तान को खास तौर पे मजा चखाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के एयर बेसिस जो है यूज हुए थे ईरान पे हमला करने के लिए, ना सिर्फ एयर स्पेस बल्कि एयर बेसिस भी। तो ईरान काफी गुस्सा है पाकिस्तान से। तो हो सकता है रिटेलिएशन में अभी उसका ध्यान पाकिस्तान की तरफ भी जाए। वो अभी तक ईरान ने नहीं किया है फॉर सम रीजन। लेकिन उसके अलावा सऊदी, कतार, कुवैत, जितनी भी कंट्रीज जो यूएस एलाइज हैं बेसिकली, वो सब इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। टर्की का इन्वॉल्व होना, जैसे मैंने बताया, वो अभी मुश्किल है, क्योंकि ईरान विल ट्राई टू अवॉइड इट। और उसके अलावा वेस्टर्न कंट्रीज में से एक कंट्री जो इन्वॉल्व हो सकता है वो है यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि साइप्रस में कुछ यूके के बेस थे, वो ईरान ने टारगेट किए साइप्रस जी। में, जिसके रिटेलिएशन में यूके इज आल्सो जंपिंग इन द वॉर। लेकिन किस हद तक अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो मुझे लगता है यही सब कंट्रीज हैं जो मेजरली इन्वॉल्व रहेंगे। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज ओनली गोइंग टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज एंड ऑब्जर्व फ्रॉम अ डिस्टेंस। रजत, ओमान ने जिस तरीके बताया कि कौन कौन अभी किसको सपोर्ट करेगा, कौन आएगा, किसको सपोर्ट करेगा, ज़्यादातर मिलिट्री बेसिस है वो अभी टोटली अगर देखने जाइए तो वहाँ पे वो सब टारगेटेड है। और जिस तरीके से वॉर आगे बढ़ता जा रहा है उसका डायमीटर भी बढ़ता जा रहा है, अलग अलग कंट्रीज़ के साथ अभी किस तरीके से ताल्लुकात रख रही है, और दूसरा कि ईरान, इजराइल और यूएस, ये तीनों के जो रिलेशन है उसका इफेक्ट जो अभी आ रहा है, तो उसका अदर कंट्री पे क्या इफेक्ट होगा? देखिए, मैं सबसे सबसे पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन अराउंड द कॉर्नर घूम ही रहा है सारे स्पीकर्स के थ्रू कि ये वॉर और कितना चलेगा, और हम सबके दिमाग में ये चीज है ही। तो सिंपल इसका मैं आंसर एक ही दूंगा। द ड्यूरेशन ऑफ द वॉर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हाउ मेनी पार्टीज विल बी एंगेजिंग इन दिस वॉर। तो अगर रोज एक नई पार्टी इस वॉर में इन्वॉल्व हो रही है, एक नई कंट्री, एक नया प्रॉक्सी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो इट इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी। और रही बात दूसरी कंट्रीज पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, तो जैसे उमर जी ने कहा है कि अगर एक नेटो कंट्री इस वॉर के इम्पैक्ट में आती है, तो नेटो का जो क्लॉ है दैट एन अटैक ऑन वन विल बी एन अटैक ऑन ऑल, तो सबसे पहली बात तो वो ट्रिगर हो जाएगा और ईरान बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा इन दैट केस, जो कि मुझे लगता है ईरान कभी करेगा नहीं वो गलती। दूसरी चीज अब हमको ये देखना है कि जो दूसरी गल्फ कंट्रीज हैं जिन पे ईरान ने अटैक किया है, उनके क्या रिटालिएशंस होंगे, क्योंकि अभी तक सिर्फ हमको स्टेटमेंट्स मिले हैं। जैसे कि कतर से एक स्टेटमेंट आया था, यूएई से एक स्टेटमेंट आया है कि भाई वी रिजर्व ऑल द राइट्स टू रिस्पॉन्ड व्हेन समथिंग कम्स ऑन अस।
लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ रिस्पॉन्ड किया नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे हमको कैपेबिलिटीज भी देखनी है कि क्या ये जो गल्फ रीजनल कंट्रीज हैं, जो यूएई है, कतर है, क्या ये केपेबल है ईरान को रिटेलिएट करने की, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ इनके खुद की सिक्योरिटी है दैट इज बीन प्रोवाइडेड बाय यूएस इन इटसेल्फ। तो क्या वो रिटेलिएट कर सकते हैं? मेरा क्वेश्चन तो ये भी रहेगा, क्या वो अपने आप को, अगर ये वॉर प्रोलॉन्ग होती है तो क्या वो अपने आप को डिफेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि दे हाईली रिलाई ऑन अमेरिकन डिफेंस सिस्टम्स एंड विच आर हेवीली हेवीली कॉस्ट कॉस्ट कॉस्टिंग है वो। तो किस तरीके से आप उस कॉस्ट को फाइनेंस करोगे, और प्लस किस तरीके से आप जो चीप इरानियन ड्रोन्स हैं, जो चीप इरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, आप उनको किस तरीके से उन कैपिटल इंटेंसिव डिफेंस सिस्टम से आप अपने आप को बचाते रहोगे, और कब तक? क्योंकि आप सीधा सीधा अगर रेशियो देखो तो वो 200:1 का रेशियो आता है। मतलब टू स्टॉप ईच 1% ऑफ इरानियन अटैक, उनको 200% अपना देना पड़ रहा है, 200% ऑफ कॉस्ट उनको लगानी पड़ रही है उस 1% ऑफ अटैक को रोकने के लिए। तो इट इज हाईली कॉस्टली है वो, पहली बात तो। और दूसरी चीज, क्या उनके पास में कैपेबिलिटीज है? क्योंकि दूसरी जितनी भी गल्फ कंट्रीज है, दे हैव वेरी माइनर और दे हैव वेरी माइन्यूट एक्सपीरियंस ऑफ फाइटिंग अ वॉर, एंड स्पेशली विथ अ कंट्री लाइक Iran. I think it would be a very risky thing, because these countries, they have heavily invested in their infrastructure, और ईरान के पास में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इन कंट्रीज के पास में खोने के लिए बहुत कुछ है। तो ये कंट्रीज, स्पेशली यूएई और कतर, तो 2 से 3 बार सोचेगी ईरान के ऊपर अटैक करने से पहले, क्योंकि दे हैव अ लॉट टू लूज, और ईरान के पास में स्पेशली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम खोने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। Tahira, your point of view on this war, and still what happened to Iran right now? What makes me worried personally is because I have lived in Iran for 29 years and I know how brutal they are. What makes me worried is this regime is going to collapse. Okay, this is for sure, we have no doubts. The problem is the moment that they want to escape, to leave the country, my big concern is they drop their missiles on their own people to take revenge. This is my big fear. And they are very brutal and they are very capable of doing that. If they cannot take revenge from USA, they take revenge from their own people, and that makes me very worried. Omar, we have short time, 30 seconds. What do you think about it? I think much of what can be said has been already said. So I really hope, obviously, first of all, मेरा stand यही है कि exercise restraint as much as possible, and loss of innocent civilians should be minimized as much as possible. And right now the situation is actually escalating. It is not de-escalating. So this can get bigger and bigger, and more countries, क्योंकि सबके कहीं ना कहीं interests हैं. अगर रशिया इसमें कूद पड़ता है, चाइना किसी तरह इन्वॉल्व हो जाता है, तो फिर it becomes a World War III, जो कि अभी ऑलरेडी ये बनता दिख रहा है World War III जैसा. तो आई होप ऐसा कुछ ना हो एंड मिनिमाइज किया जाए, और ट्रांसफर ऑफ पावर to the next power in command in Iran is smooth and without bloodshed. I think that is what I would like to see. उमर, आपको क्या लगता है कौन सी कंट्री अभी एज अ मीडिएटर बन सकती है और आगे आ सकती है? मीडिएटर की जहां तक बात है तो ओमान एक कंट्री मुझे नजर आ रही है जो मीडिएटर बन सकती है, क्योंकि उसके ऊपर अटैक नहीं हुआ है, क्योंकि उसके रिलेशन ईरान से भी अच्छे हैं, और उसके रिलेशन बाकी कंट्रीज जो गल्फ कंट्रीज हैं, यूएई वगैरह से भी अच्छे हैं. तो अगर हम इंडिया, चाइना, सबको अगर साइड में रखें और खाली वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट की ही बात करें, वहां पे कौन सी कंट्री है, तो मेरी नजर ओमान पे जाती है. बाकी तो सभी कंट्रीज ट्राई कर रही हैं कि भाई मीडिएट करें, हालांकि इस वक्त कोई भी सुनने के मूड में नहीं है, ना ही अमेरिका, ना ही इजराइल, ना ही ईरान, IRGC, कोई सुनने के मूड में नहीं है. तो लेकिन लेट्स होप के ओमान कैन डू द जॉब. आई थिंक दैट इज द ओनली कंट्री आई कैन थिंक ऑफ. તો ઈરાન, ઇઝરાયલ અને અંત અને અસર તે વિશે ચર્ચા કરવા માટે લોકમંચની અંદર રચતજી આપ જોડે, ઓમરજી આપ જોડે, સ્પેશિયલી
Tahira, you welcome to come to our studio and especially a point of view on your war and especially for Irani peoples. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. તો આથી લોકમંચમાં આજની ચર્ચા આવતીકાલે નવા વિષય સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી મને આપશો રજા. નમસ્કાર.